नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्यूचर में आने की संभावना है, उस सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, पाचन तंत्र क्या होता है। पहले पाचन तंत्र को समझने से पहले पाचन को समझिए। देखिए, पाचन का मतलब होता है कि तोड़ देना, यानी टुकड़े टुकड़े कर देना, खंडित कर देना। और तंत्र का मतलब होता है किसी चीज़ का, सिस्टम का, यानी समूह समझिए ना, किसी चीज़ का समूह। तो पाचन के मतलब तोड़ देना, खंडित कर देना, यानी जटिल को सरल कर देना, यानी टुकड़े टुकड़े कर देना। और तंत्र के मतलब समूह, तो यानी पेट के अंदर ऐसा समूह जो भोजन को क्या कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए, पाचन तंत्र जो है ना, इसको बोलते हैं फिजियो केमिकल प्रक्रिया बोलते हैं। देखिए, पाचन तंत्र को पहले देखिए पॉइंट हम लिख दिए हैं, यह फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। फिजियो का मतलब होता है मुंह से चबाना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं, तो मुंह से चबाते हैं, तो फिजिकली तोड़ते हैं। और केमिकल के मतलब जब पेट के अंदर चला जाता है भोजन, तो उसमें से केमिकल लिक्विड निकलता है। तो केमिकल लिक्विड निकलेगा तभी तो पाचन होगा। क्योंकि मान लीजिए चूल्हा में हम भूसा भर दें तो क्या खाना पक जाएगा? नहीं पकेगा। उसमें किरासन तेल डालना होता है, उसमें माचिस जलाना होता है, तो यानी केमिकल कुछ डालना होता है, तब तो जलेगा और खाना पकेगा। तो मुंह से तो हम चबाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम कर देते हैं, लेकिन पेट में अंदर जब भरते हैं तो वहाँ हमारे शरीर से केमिकल निकलता है, तभी तो उसमें दिक्कत नहीं होता है, पच जाता है आसानी से। अब समझ लेते हैं कि पाचन जो होता है, पाचन क्यों होता है। तो पाचन होने का कारण है कि उसमें से एनर्जी को खींचना, एनर्जी को चूसना। तो पाचन हम करते हैं ताकि हमारा जो है शरीर एनर्जी को क्या कर सके, चूस सके, ऊर्जा निकाल सके। यहाँ तक समझ लीजिए कि पाचन जो है केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही होता है। पाचन जल का नहीं होता है, पाचन विटामिन का भी नहीं होता है और खनिज का भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जल जो है वो तो एकदम बहुत छोटा छोटा कण होता है, उससे ऑब्जर्व कर लेता है शरीर, चूस लेता है, वो आराम से उसे चूस लेगा शरीर। विटामिन भी चूस लेगा, खनिज भी चूस लेगा। पाचन केवल होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि किस किस चीज़ का पाचन होता है। ऑप्शन देगा तो आप समझ जाइएगा। विटामिन, खनिज और जल, इसका पाचन नहीं होता है, इससे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी सोखा जाता है। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब अगला समझते हैं। अब समझिए, देखिए पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए इसे दो भागों में बांट दिया गया है, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो। तो एक भाग आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। तो वहीं हो गया पाचक ग्रंथि केमिकल, जो बताए हैं, जो किरासन तेल वगैरह ये सब जो डालते हैं चूल्हा में, तो केमिकली में हम लिक्विड डालते हैं ना, उसी तरह शरीर में हमारे पाचक ग्रंथि द्वारा कई प्रकार के एंजाइम छोड़े जाते हैं, ताकि हमारा खाना अच्छे से पच सके। तो इसलिए समझने के लिए दो भागों में बांटा गया है, पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। तो चलिए आहार नाल को पहले समझते हैं, और आहार नाल में कितने कितने ऑर्गन्स आते हैं उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पाचक ग्रंथि को समझेंगे। देखिए, आहार नाल को समझिए। देखिए यहाँ पे इसको हम कलर से कर देते हैं, ब्लू कलर से। देखिए यहाँ मुंह हो गया, ठीक है। मुंह से लेकर यहाँ अंतिम अंतिम नीचे तक, अंतिम हिस्सा जिसे गुदा बोलते हैं, एनस, जिसके रास्ते से बाथरूम लेटरिन निकल जाता है। तो मुंह से लेकर यहाँ गुदा तक जितने भी पार्ट आते हैं, ये सब जितने भी पार्ट आ रहे हैं, ये सब क्या हो गए, आहार नाल के हिस्सा है, ठीक है। ये सभी पार्ट आहार नाल के हिस्सा हैं। अब देखिए आहार नाल में क्या क्या आता है। पहला तो मुख्य गुहा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं। तो मुख्य गुहा, इसी को आहार नाल के भाषा में, आहार नाल में मुख्य गुहा दिखाया गया है बायोलॉजी की भाषा में। तो मुख्य गुहा के बाद ये जो लंबा दिख रहा है पतला, ये इसको बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पेट लिखा हुआ है, ये पेट, इसको हम लोग बोलते हैं आमाशय। उसके बाद भोजन आमाशय में आता है। उसके बाद छोटी आंत में चला जाता है। ये इस तरह जिग जैग करते हुए छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जाने के बाद ये मोटा जो दिख रहा है ना, ये साइड बाय साइड, ये हो गया आपका बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में इस तरह जाता है, और बड़ी आंत से होते हुए नीचे गुदा के रास्ते से निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए खाना जाता कैसे है ये समझिए। देखिए इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि भोजन जाता कैसे है। भोजन यह इस तरह आता है और इसमें चला जाता है अमाशय में, यानी पेट में।
पेट से होते हुए इस तरह जिग जैग करते 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 इसमें छोटी आंत में ये जिग जैग कर रहा है। छोटी आंत से यहाँ से इस तरह टर्न लेता है और ऊपर की तरफ जाता है बड़ी आंत में, फिर उस तरफ बड़ी आंत को होते हुए नीचे की तरफ इस तरह वापस आ जाता है। तो यही खाना इसी तरह चल रहा है। यानी इसी टोटल सिस्टम को, जितने भी तंत्र हैं, जितने भी मशीन हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं आहार नाल। तो यहाँ तक आहार नाल समझ गए। अब समझ लीजिए कि आहार नाल में पाचक ग्रंथि कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए, आहार नाल में आपका जो पाचक ग्रंथि है, एक तो यहाँ से मुंह से निकलता है, ठीक है। मुंह से बहुत सारे लार ग्रंथि हैं, तो यहाँ से लार निकलता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। पहले हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से आपका एंजाइम निकलते हैं। तो एक तो मुंह से निकलता है, दूसरा ये पेट है जो आमाशय बोलते हैं, इसमें से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। तीसरा ये यकृत देख रहे हैं ना, यकृत जो एंजाइम छोड़ता है जिसे हम लोग पित्त बोलते हैं, तो नीचे पित्ताशय है, तो यहाँ से भी आपका एंजाइम निकलता है। और नीचे देखिए, आमाशय के नीचे जाइएगा तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, जाइए। ये देखिए, आमाशय के निचले वाले हिस्से में देखिए, यहाँ इस साइड, यहाँ पे ये वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी पतला पतला नली, जो बीच वाला जो नली जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से क्या होता है कि आपका एंजाइम निकलता है। तो यानी एंजाइम एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह, चार जगह से एंजाइम निकलता है। और एंजाइम एक लास्ट में निकलता है। और लास्ट में कहाँ निकलता है, देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखिए, लास्ट में आइए, छोटी आंत के लास्ट में, या ये वाला हिस्सा एक लास्ट में, यहीं से एंजाइम निकल जाता है। उसके बाद ख़त्म, यहीं तक खाना पचता है। उसके बाद ये जो बड़ी आंत जो दिख रहा है ना, जो है आप बड़ी आंत देख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए, जो ये बड़ी आंत देख रहे हैं टोटल, इसमें बस जल को सोखता है, इसमें जल को बस चूसा जाता है। यानी पाचन आपका इसके ऊपर छोटी आंत तक ही हो गया होता है, पाचन इसी के अंदर हो चुका होता है। बस ये जो है, इसको वाइट कलर से हम दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो है, ये वाला उजला हिस्सा, इसमें बस आपका केवल जल को सोखा जाता है। लास्ट में जल को सोख कर बाहर निकालिए, मोटा मोटा जो दिख रहा है ना बड़ी आंत, इसमें से जल को सोखा जाता है। तो आप समझ गए कि एंजाइम जो निकलता है, जिसको केमिकली लिक्विड बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ से निकलता है, ये तो समझ गए। अब चलिए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, पहले मुख्य गुहा के बारे में पढ़ेंगे, और मुख्य गुहा को पढ़ने के बाद हम ग्रास नली को पढ़ेंगे, उसके बाद अमाशय को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और इससे पहले ये भी समझ लीजिए, देखिए अगला आहार नाल में कुछ हम आपको इमेज लगा दिए हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी होगा। आहार नाल के बारे में देखिए, यही बात बोला है जो हम समझाए हैं कि यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। यानी पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई पूछ देता है एग्जाम में कि कितना होता है, तो आहार नाल की लंबाई आपका कितना होता है, 32 फीट होता है, या 8 से 10 मीटर होता है। तो आहार नाल की लंबाई समझ गए, 32 फीट, 8 से 10 मीटर, मीटर में अगर देगा तो। और आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है तो आपको समझा दिए। मुख्य गुहा आता है, फिर उसके बाद ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा वहीं बोलते हैं, तो ये आता है। और पाचक ग्रंथि से भी आपका एंजाइम निकलता है। इसके अंतर्गत लार निकलता है, तो लार मुँह से निकलता है। फिर यकृत से आपका पित्ताशय निकलता है, और अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। किस में देखेंगे, पाचक ग्रंथि में देखेंगे कि अग्नाशय जब पढ़ेंगे तो अग्नाशय से किस तरह कौन कौन सा एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और पाचक ग्रंथि, इसमें क्या लिखा हुआ है, पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है, ये सब ऑलरेडी बता दिए हैं। पाचक क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, ये भी बता दिए हैं। तो यहाँ तक समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 1 बाय 1 मुख्य गुहा से चलते हैं। अब मुख्य गुहा को समझते हैं। देखिए, जनरली मुख्य गुहा से सवाल नहीं आता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, और आप अभी समझा देंगे बस अभी याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन नॉलेज के लिए आप इसे ध्यान में रखें। देखिए, क्वेश्चंस बनेगा या नहीं बनेगा, जनरली तो बुक में दिया रहता है कि इसके अंदर 32 दांत होते हैं, तो आपको भी पता है 32 दांत होते हैं। और जीभ का जो कार्य होता है स्वाद के लिए कार्य होता है, तो ये भी आप जानते ही हैं कि जीभ का काम स्वाद के लिए होता है। हाँ, ये थोड़ा सा अगर कितना लोग नहीं जानता होगा, लोग कोई अगर जो अभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा है या कभी इस पे फोकस नहीं किया है, तो शायद उसे नहीं पता होगा। देखिए, निचला जबड़ा गतिशील होता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुंह का कौन सा हिस्सा गतिशील होता है,
तो निचला जो जबड़ा है, आप देखिए खाना जो खाते हैं तो चबाते हैं, तो जो निचला जबड़ा होता है 16 दांत, देखिए नीचे ऊपर वाला एकदम बिल्कुल नहीं हिलता है, बस नीचे वाला जो जबड़ा है वही हिलता है। तो जब चबाते हैं तो नीचे वाला जबड़ा आप चबा कर देखिए कुछ भी, ऊपर वाला जो 16 दांत है वो हिलेगा ही नहीं, जो भी हिलेगा नीचे वाला, लेकिन लगता है कि दोनों दांत हिल रहा है, दोनों हिस्सा ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा हिल रहा है, लेकिन हिलता नहीं है, केवल नीचे वाला जबड़ा ही हिलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक और बात कि पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर लेते हैं, तो मुंह के अंदर खाना लेते हैं तो हम वहीं से चबाना शुरू कर देते हैं, और चबाना शुरू करते हैं तो लार निकलना शुरू हो जाता है, और लार निकलना शुरू, जो लार का काम क्या होता है, एंजाइम, लार को क्या, ग्लूकोज को पचाना, यानी स्टार्च को पचाना लार्ज का काम होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जितना भी फूड में होगा वो पचाना शुरू हो जाएगा, वहीं से मिल जाएगा। तो उसी का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। देखिए गुहा क्या बोलता है, गुहा क्यों, मुख गुहा क्यों बोला जाता है, गुहा का मतलब होता है कि गुफा, समझिए ना गुहा का मतलब, क्योंकि गुफा के अंदर कुछ भी रख देते हैं तो जगह, खाली स्थान जहाँ रहे उसे गुहा बोलते हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट में भी गुहा है, तो पेट को भी हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का गुहा है। आपका ब्रेन जो है, ब्रेन में भी डाउनलोड होता है, तो ब्रेन को भी आपको बोल सकता है कि मस्तिष्क गुहा बोल सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम मस्तिष्क गुहा बोल रहा है, नहीं, ब्रेन में भी जगह है, तो जहाँ भी खाली स्थान हो उसे गुहा बोलते हैं, इसलिए मुख गुहा कहा जाता है। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, और कहाँ जाकर ख़त्म होता है, तो छोटी आंत में जाकर ख़त्म होता है, वो आगे आप देखिएगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुँह से ही शुरू हो जाता है। अगला देखिए, मुख गुहा में 3 लार ग्रंथियाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ये पता नहीं रहेगा तो फंस जाइएगा। मुख गुहा में 3 लार ग्रंथियां होती है, और कौन कौन सा होती है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वो कौन 3 ग्रंथियां होती है। पहला देखिए पैरोटिड ग्लैंड, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, अभी एकदम फोकस हो जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसको हिंदी में नहीं देता है, ऑप्शन आपको इंग्लिश में ही देता है। सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड से 3 क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि मनुष्य के मुख गुहा में जो 3 ग्रंथियां पाई जाती है उनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, देगा तो पैरोटिड ग्लैंड ही देगा ऑप्शन में। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपका पैरोटिड ग्लैंड है। दूसरा पूछेगा क्वेश्चन इसी से, पैरोटिड ग्लैंड से ही, कि वह कौन सा लार ग्रंथि है जो सांपों में जहर का कार्य करती है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड ही है जो सांपों में जहर का कार्य करती है, क्योंकि देखते हैं ना, जब सांप डसता है तो डसेगा तो उसके दांत से हम लोगों को कोई भी प्रभाव नहीं होगा, वो जो पैरोटिड ग्लैंड से जो लार निकलेगी ना और उसके दांत में मिली हुई होती है, वहीं लार हमारे शरीर में अंदर चली गई तो खून को थक्का जमाना शुरू कर देती है, तो वही मेन जहर का कार्य करता है। तो यही बोलेगा पैरोटिड ग्लैंड ही ऑप्शन में देगा, तो एकदम फोकस रहिएगा। और तीसरा इससे ये सवाल बनता है कि वो कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो मनुष्य में सूजन कर देती है। तो देखिएगा पैरोटिड ग्लैंड ही है, लोग गांव के देहात के भाषा में गलसुआ बोलते हैं। जब भी कुछ ठंडा उंडा खा लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे गलसुआ टाइप का हो जाता है, यानी विषाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाता है, तो यहीं बस सूजन पैदा करता है। या ये क्वेश्चन बोल देगा कि वो कौन सा मनुष्य में कौन सी लार ग्रंथियाँ हैं जो विषाणुओं द्वारा संक्रमित हो जाती है, तो यही है पैरोटिड ग्लैंड। क्योंकि देखिएगा आप गलसुआ हो जाता है, पीछे फूल जाता है एकदम, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है कि 10 रुपये वाला स्टिकर होता है ना, जो छेद होता है, वो चिपका देता है, तो बोलता है कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वही है, पैरोटिड ग्लैंड ही के कारण ही, विषाणु से संक्रमण होने के कारण ही वो गलसुआ हुआ है। तो गलसुआ हो जाता है, सांपों में जहर का कार्य करता है, और सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है। तो याद रखिएगा ये पैरोटिड ग्लैंड। अब अगला देखिए, अगला क्या है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। इसका ये कहाँ होता है, देखिए तो फिर समझ गए कि कान के नीचे होता है पैरोटिड ग्लैंड। अब दूसरा समझिए, सबमैक्सिलरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। देखिए दांत देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा देखिए, दांत के अगल बगल नीचे वाला साइड में यहीं पे ये होता है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये खटाई उठाई जब खाइएगा ना तो 2 काम करता है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये 2 ज़्यादा एक्टिव होता है जब खटाई उठाई। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होता है देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे सुराव होता है। देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे होता है, तो यहीं 2 मिलकर जब भी खटाई उठाई देखते हैं तो ओहो
पानी निकलने लगता है जबान से। तो यही दोनों जगह से आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी आप खट्टा वटा देखिएगा या कुछ भी मन करेगा चटपटा सा, तो यहीं से पानी निकलता है। तो सब है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। तो क्वेश्चन यहाँ इसमें से ये बनता है कि सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ कौन सी है, तो यही है सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी है, सबसे छोटी लार ग्रंथि, इससे यही एक क्वेश्चन बनेगा, बाकी बेफिक्र रहिए। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ पे स्थित होता है, तो बस ये याद रखिएगा कि ये जबड़े के मध्य होता है। ये जबड़ा हो गया ना, ये दोनों जबड़ा, तो ये दोनों जबड़े के मध्य होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जबड़े के मध्य होता है, बस इससे और कोई सवाल नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम में आने वाले इससे संबंधित और भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रतिदिन जो है मनुष्य के शरीर में लार का निर्माण कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का निर्माण होता है। तभी तो हमारा मुंह हमेशा भीजा हुआ होता है, और जब भी कुछ खाते हैं तो फट से लार बनना शुरू हो जाता है, लार निकलना शुरू हो जाता है। तो प्रतिदिन 1.5 लीटर मनुष्य के शरीर से लार निकलता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट देखिए, ये पीएच मान से पूछ देता है क्वेश्चन कि इसका पीएच मान खाने के पहले कितना होता है और खाने के बाद कितना होता है। तो खाने के पहले 6.8 होता है और खाने के बाद 7.5 से 6.5 के बीच में होता है। यानी देखिए 6.8 तो होता ही है, खाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कुछ कुछ खाना ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा घट जाता है, तो ज़्यादातर बढ़ता ही है। लेकिन आप याद रखिएगा 7.5 से 6.5 के मध्य होता है। ठीक है, और इससे ये भी सवाल बनता है कि लार में जो है कितने परसेंट जल होता है और कितने परसेंट एंजाइम होता है। तो समझिए कि 99% तो सोच जले होता है, 1% एंजाइम होता है, मात्र 1%। और वहीं 1% एंजाइम जो है आपको पूरा भोजन को पचाने में मदद करता है, स्टार्च ग्लूकोज को पचाने में मदद करता है। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहीं से, इसके एंजाइमों से ज़्यादातर क्वेश्चन इस समय उठा रहा है। ये तो छोड़ दिया है कि 99% जल होता है, क्योंकि अब लड़का एक बार पढ़ लेता है, याद रहता है। ये क्वेश्चन फंस जाता है एंजाइमों में, तो एंजाइम से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है। आप जो भी खाते हैं तो खाना के साथ कितने ज़्यादा कीटाणु होता है। आप खाना बिना हाथ धोए खा लिए, कहीं गए मान लीजिए शादी में, एकदम भभोर दिए बिना हाथे धोए, तो क्या होता है, आप उसमें कितना कीटाणु अपने मुंह के अंदर लेकर चले गए। अगर ये नहीं मारेगा तो शरीर के अंदर जाएगा, तो कितना भयानक बीमारी होगा, सोच सकते हैं। तो वो भयानक बीमारी ना हो, इसके लिए देखिए कुदरत ने क्या क्या किया है कि पहले ही कीटाणु को मारने की कोशिश करता है। तो आपका लार का कम मत समझिएगा, ये आपके पहले कीटाणु को, पहले जितना कीटाणु जाता है पहले ही मारने के लिए एकदम छुरी हथियार निकाल लेता है, एकदम रेडी। तो क्या करता है कि आपका कीटाणु पहले ही खत्म कर देता है। तो कौन करता है, लाइसोजाइम। कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि कौन सा पाचक एंजाइम स्टार्च को पचाता है, यानी ग्लूकोज को पचाता है। तो टाइलिन जो है, ठीक है, टाइलिन आपको क्या करता है कि वो ग्लूकोज को पचाता है, या डाइस्टेज भी बोलते हैं, डाइस्टेज, टाइलिन या डाइस्टेज, दोनों क्या करता है, आपका ग्लूकोज को पचाता है। और ये देखिए म्यूलिन, और तीसरा देखिए म्यूलिन, भोजन को चिपचिपा बनाने में इसी का योगदान होता है। अगर नहीं रहेगा, समझिए कि मान लीजिए कि ग्रीस व्रीस नहीं दीजिएगा साइकिल में, गाड़ी में, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। आपके मुंह में लकड़ी ठूस दे तो क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। चाहे रुई भी ठूस देंगे तो नहीं जाएगा, मुंह में रुई एक मुट्ठी रुई धके मुंह में डाल देंगे तो नहीं जाएगा। तो उसको पहले उसको गीला करना पड़ेगा। तो कौन सा चिपचिपा बनाएगा, ग्रीस का काम कौन सा करेगा, तो यहीं याद रखिएगा म्यूलिन। म्यूलिन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये क्या करता है, गीला करने, चिपचिपा बनाने की कोशिश करता है जो भी आप खाना खाते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब हम आपको इमेज लगा दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। आपको बता दिए हैं पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में समझा दिए हैं। बस नोट डाउन करने के लिए ये इमेज लगा दिए हैं, बस नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए दांत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए दांत का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि बाकी सब का। दांत का भी उतना ही अहम योगदान होता है पाचन में। अगर दांत नहीं रहेगा तो आप पीसिएगा क्या। सबसे पहले तो आधा काम दांत ही करता है, तो उसको कूच कांच के पीस पास के एकदम अंदर हम लोग भेजते हैं। तो आधा काम किसका होता है, दांत का। और दांत जो है, और एक और बात आपको बता दें कि जो दांत है, पहले के बायोलॉजी में इसे कैल्शियम क्लोराइड का समझा जाता था, यानी हड्डी समझा जाता था। बाद में पता चला कि रे तरीके, ये तो ससुरा दांत कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। तो
कैल्शियम फॉस्फेट इसमें कितना होता है 85%। देखिए हम नोट डाउन कर दिए हैं टीथ में 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है। कैल्शियम क्लोराइड तो मात्र 5% होता है। ये क्या करेगा, समझ रहे हैं ना। तो हमारे दांत में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत है, फ्लोरीन की ज़रूरत है। फ्लोरीन ही तो मजबूती प्रदान करता है ना। फ्लोरीन नहीं रहेगा तो टूट फूट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट से 85% बना है। तो किसका ज़रूरत होगा, फ्लोरीन का ज़रूरत होगा हमारे दांत में, दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखिएगा। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए इसे विस्तार रूप से समझते हैं 1 बाय 1 करके। चलिए देखते हैं। और एक और बात कि विस्तार रूप से समझे उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि दांतों का कुछ नामकरण है। बोलता है लोग शिखर, जड़, ये तो पता होगा कि शिखर, जड़, ग्रीवा। तो ग्रीवा का यूज करेंगे तो आप फंसिएगा। इससे पहले जान लीजिए। देखिए ग्रीवा क्या होता है, यहाँ पे इसको हम ब्लैक कलर नहीं, ब्लैक कलर से ही दर्शाते हैं। देखिए ग्रीवा, ये जो बीच बीच में है ना, दांत एक दांत के बाद एक दांत के बाद जो खाली खाली स्थान है, इसी को हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीवा का यूज करेंगे। और शिखर को हम किसको शिखर बोलते हैं, देखिए शिखर बोलते हैं ये सब को, ये सारे जितने भी पार्ट है ये सब शिखर में आएगा। ठीक है, और जड़ किसको बोलते हैं, तो देखिए जड़ हम बता देते हैं, ये वाला है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पे बीच में देखिए, ये वाला हिस्सा ये जड़ है। ठीक है, मसूढ़ा के नीचे मसूढ़ा है, मसूढ़ा के अंदर तक गया रहता है इसका जड़, तो मसूढ़ा के अंदर तक होता है। ठीक है, तो ये जड़ हो गया। तो यहाँ तक समझ गए। और दांत का कुछ आपका अलग अलग नाम है। दांत 4 प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है, एक इंसीजर होता है, दूसरा केनाइन होता है, तीसरा प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ मिस किए आप तो फिर फंस जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनता है कि क्राउन क्या होता है, शिखर क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इनामेल से क्वेश्चन बनेगा, डेंटिल से क्वेश्चन बनेगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इंग्लिश में ही पूछता है। ठीक है, इसका हिंदी कृतक, रदनक ये सब नहीं आता है, चवर्णक ये सब कुछ नहीं आता है। तो इंग्लिश में ही आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि प्री मोलर क्या है, मोलर क्या है, इंसीजर क्या है, केनाइन क्या है। और आपको याद नहीं करना है, क्योंकि देखिए बच्चा याद करता है, इस मेडिकल टर्म में देता है 2 एक इसका फॉर्मूला होता है, डेंटल फार्मूला, तो याद नहीं। देखिए हम आपको इस तरह से समझा देंगे, इससे याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप महसूस करते जाइएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंसीजर को समझिए। देखिए इंसीजर क्या होता है, आप जेसीबी को देखते हैं ना, तो जेसीबी माटी उटी कोड़ता है, तो हम लोग भी सेव वगैरह फल उल खाते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, कच से काटते हैं सेव को। तो किससे काटते हैं, इंसीजर से ही काटते हैं। देखिए यहाँ पे ये अगला, ये 4, 1 2 3 4, ये जो 4 दांत है इसी को हम लोग इंसीजर बोलते हैं। और नीचे का भी ये 4 पकड़ लीजिए, 1 2 3 4, नीचे का 4, यानी ऊपर का 4 नीचे का 4, यही इंसीजर है। जो जेसीबी की तरह, जिस तरह हम लोग आगे से सेव वगैरह काटते हैं, तो यही 4 है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। तो डेंटल फार्मूला में ये आएगा, आप याद रखिएगा। इंसीजर पहला पार्ट इंसीजर, और दूसरा केनाइन। केनाइन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का है, ये केनाइन है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं ताकि आपको समझ में। देखिए केनाइन है ये वाला पार्ट क्या है, केनाइन। केनाइन एक साइड एक तरफ होता है, एक साइड एक तरफ, यानी आगे 2 होता है। तो इसको हम मिटा दें। केनाइन ये वाला हो गया हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा केनाइन हो गया, ये वाला हिस्सा केनाइन हो गया। अरे चुड़ैल उड़ैल देखते हैं, चुड़ैल भूत का मूवी, तो निकला होता है आगे की तरफ इस तरह, वो वही ना बाघ का निकला, शेर बाघ में नीचे से एक निकलेगा और आगे से एक निकलेगा, अब बीच में दांत होगा। ठीक है, बीच में ये 4 इंसीजर होगा। तो ये जो केनाइन है जिससे चीरने फाड़ने का काम करते हैं, शैम्पू वैम्पू फाड़ते हैं ना आप, तो दोनों तरफ से, तो शैम्पू फाड़ते हैं तो क्या है, केनाइन से ही ना फाड़ते हैं। किस चीज़ को ऊँख चबाते हैं, ऊँख छीलते हैं, सॉरी, तो ऊँख जब छीलते हैं तो किस केनाइन से ही ना छीलिएगा, धके फाड़ दीजिएगा। तो फाड़ने का काम केनाइन करता है। तो इंसीजर समझ गए, केनाइन समझ गए। अब प्री मोलर समझिए। देखिए प्री मोलर जो है, यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का है ना, देखिए ये इंसीजर हो गया, ये केनाइन हो गया, ये इंसीजर हो गया चारों। और यहाँ पे देखिए ये 2 जो दिखा रहा है येलो कलर में, इधर है इधर 2 है, यही है आपका प्री मोलर। अब आप यहाँ से समझिए, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए इंसीजर कितना होता है,
तो इंसीजर 4 होता है, ये वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट जेसीबी जो बोले हैं, तो 4 नीचे होता है और 4 कितना होता है, ऊपर होता है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, तो 8 हो गया। तो पूछेगा इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पूछेगा कि मनुष्य के दांतों में, मनुष्य के टीथ में इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, 4 नीचे 4 ऊपर। फिर पूछेगा मनुष्य के शरीर में केनाइन कितने होते हैं, तो 4, क्योंकि देखिए एक इधर 2 और फिर एक इधर और एक इधर 4, तो यानी 2 ऊपर 2 नीचे, तो यानी केनाइन आपका कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के दांतों में वो कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता, तो वो है आपका प्रीमोलर। जब बच्चा होता है ना, पैदा होता है, तो देखिए जब दूध का दांत उसका जमता है तो उसका प्रीमोलर आप नहीं देखिएगा, डायरेक्ट आप इंसीजर देखिएगा, इंसीजर आएगा पहले, ये आपका प्रीमोलर नहीं आता है, समझ गए ना। तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो ये केनाइन भी आ जाएगा लेकिन प्रीमोलर नहीं आता है। उसके बाद में विजडम टीथ जो हम लोग बोलते हैं, मोलर, लास्ट वाले हिस्सा देखिए, 3 इधर है, 3 ये है और 3 ये है, 6 और 6 ऊपर होगा यानी 12। तो ये जो 12 है बाद में मोलर आने लगता है, इससे विजडम टीथ कहते हैं। बच्चा होशियार होने लगता है, बोलते हैं लोग ना कि अब बच्चा होशियार होने लगा, तो ये आने लगता है। और उसके बाद धीरे धीरे प्री मोलर आता है, समझ गए ना। तो बच्चा जब होशियार होने लगेगा तो समझिए कि आपका कौन सा मोलर आने लगा। और एक और बात कि एक होता है थर्ड मोलर, और थर्ड मोलर कहाँ होता है, देख लीजिए, थर्ड मोलर यहाँ पे होता है, इसके लास्ट में। आप भी चेक कीजिए कि आपका क्या थर्ड मोलर आया है, क्योंकि थर्ड मोलर 22 के बाद ही आता है। तो आप चेक करके देखिए तो कि क्या थर्ड मोलर आया हुआ है। अगर थर्ड मोलर आ गया है आपका, तो समझिए कि आपका आप 22 के ऊपर चले गए हैं, आपका एज 22 से ऊपर है और आप एकदम मतलब बुद्धिमान इंसान हो गए हैं। तो मतलब बोला जाता है गांव के भाषा में कि अब बुद्धि हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इंसीजर कितना, तो 8, नीचे 4 ऊपर 4, आगे वाला जेसीबी। और केनाइन कितना, तो 4 ही होता है, जिसे शैम्पू से फाड़ते हैं ये वाला, तो केनाइन 4 होता है, क्यों, 2 ऊपर 2 नीचे क्वेश्चन आएगा। फिर प्री मोलर कितना होता है जो बच्चों में नहीं आता पाया जाता है, देखिए ऑरेंज कलर का है ये वाला। तो प्री मोलर नीचे 4 ऊपर 4 यानी 8। तो ये आपको सोचना नहीं है, एग्जाम में रटना नहीं है, सोचना है कि हाँ पहले इंसीजर, उसके बाद एक एक केनाइन आएगा, यानी 2 नीचे ऊपर 2 केनाइन, उसके बाद 2 आपका प्री मोलर होगा और लास्ट वाला जो 3 होगा वो मोलर हो जाएगा, जिसे विजडम टीथ बोलते हैं। और उसके लास्ट वाला जो आएगा, जो थर्ड मोलर हम बोलते हैं, वो 22 साल के बाद आता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। यहाँ तक समझ गए, अब चलिए आगे समझते हैं। जो बताए हैं हम आपको उसका इमेज लगा दिए हैं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, समझ गए। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए ये वाला पिक्चर, देखिए ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन, ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा को क्राउन बोलते हैं। और जो साइड वाला हिस्सा है ये वाला, देखिए जो साइड, इसके बाद से एक और दांत आ जाएगा, ठीक है। तो साइड वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, जिससे ग्रीवा हो गया। और नीचे वाला, उसके नीचे जब चलेंगे, इसके नीचे से आपका रूट आ जाएगा, जो हम लोग यहाँ से मसूड़ा द्वारा भरा होता है। ये वाला नीचे का हिस्सा थोड़ी ना दिखता है जी, ये वाला नीचे का हिस्सा गोल खाली थोड़ी ना दिखता है, बस इतना ही दिखता है दांत हम लोग का, इतना तो भरा रहता है, ठीक है। दांत ही इतना ही ऊपर का हिस्सा दिखता है हम लोग का। तो यही हो गया आपका रूट हो गया। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम आपको दांतों का फॉर्मूला बताएंगे जो आगे समझाएंगे। देखिए दांतों के फार्मूला के लिए आपको क्या ट्रिक आजमाना है। दांतों के लिए बायोलॉजी के भाषा में डायरेक्ट इस तरह नहीं, 2-2 बार काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरह अगर करेंगे, नीचे का 4 ऊपर का 4, रुक जाइए इसको कलर चेंज कर लेते हैं, नीचे का 4 ऊपर के 4, इधर के 2 इधर के 2, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए क्या बोला है लोग, दिमाग लगाया लोग, और इसको साइंटिस्ट ने इसको 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 हिस्सा करना है, 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने से ये फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमको एक परत ही दांत के बारे में बता देंगे तो दूसरे परत के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है इधर 2 उधर 2 करने का, फिर 2-2 बार काउंट करने का। इसलिए क्या किया गया है कि आधा भाग को काउंट कर लिया गया है, क्योंकि एक भाग काउंट करेंगे तो जो हिस्सा आएगा तो सिमिलर नहीं मिलेगा, हम लोग को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए देखने में किस तरह अच्छा लगेगा, ऊपर का 2 नीचे का 2 क्या हो गया, इंसीजर हो गया पहला। और ये है केनाइन, ये है चीरने फाड़ने वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केनाइन। तो केनाइन कौन सा हो गया,
आपका ये तो 20 से हो गया। केनाइन ये वाला हो गया, ठीक है। और तो इंसीजर आपका कितना, 2 2 4। तो देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला में देखिए ऊपर 2 लिखा हुआ है और नीचे भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे 2 ऊपर 2, तो यानी ऊपर 2 को दर्शा रहा है, नीचे 2 को दर्शा रहा है, ठीक है। केनाइन ऊपर देखिए 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 1 दर्शा रहा है। वयस्क के लिए ये फार्मूला, वयस्क के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो वयस्क के लिए आप आंख बंद कीजिएगा, याद नहीं करना है, बस देखिएगा कि 2 ऊपर होता है, हाफ पार्ट को ही देखना है। तो ऊपर 2 होता है और नीचे 2 होता है, तो 4 हो गया। फिर केनाइन आपका ऊपर 1 होता है, नीचे 1 होता है, तो केनाइन 2 हो गया। एक हिस्सा का ही, इसका मतलब है कि एक हिस्सा का ही बताना है आपको, तो 1 1 हो गया। उसके बाद प्रीमोलर आपका 2 होता है, आप ऑब्जर्व कीजिए। प्रीमोलर देखिए 2 होता है ऊपर और 2 नीचे, यानी 2 होता है। उसके बाद ही विजडम टीथ आता है 3 3, जिसे मोलर बोलते हैं, लास्ट वाला हिस्सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये वाला प्रीमोलर, तो नीचे 2 होता है तो ऊपर भी 2 होगा, ठीक है ना। तो ऊपर 2 होगा तो नीचे 2 ऊपर 2। फिर उसके बाद लास्ट में मोलर 3, लास्ट वाला हिस्सा, तो ऊपर 3 नीचे 3। तो वही फार्मूला वयस्क के लिए है। अगर यही बच्चा के लिए बोलेगा तो हम आपको बताए हैं कि बच्चे में प्री मोलर नहीं होता है, तो बच्चों के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 2 तो होगा ही, क्योंकि 4 हमको चाहिए एक साइड का इंसीजर, फिर 1 1 केनाइन, और 0 का मतलब नहीं होता है, तो बच्चों में नहीं होता है। तो यही फार्मूला पूछता है कि बताइए बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो निम्न में से कौन सा डेंटल फार्मूला बच्चों के लिए सूटेबल है, क्वेश्चन में दे देगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, तो 0 वाला मारिएगा, ठीक है। याद नहीं करना है, बस समझ लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब समझ लीजिए, क्योंकि इनामेल से क्वेश्चन आता है। तो देखिए इनामेल जो है, ये वाला ऊपरी हिस्सा, यही है इनामल, जो दांतों के सबसे ज़्यादा मजबूती, जो हम वाइट कलर का होता है, इसी को इनामेल बोलते हैं। अगर ये नहीं रहेगा ना तो समझिए कि दांत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनामेल जो है सबसे ज़्यादा कठोर यही होता है। समझिए कि 98% कैल्शियम इसी में होता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 98% इसी में, यही कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, और यही थामे रहता है। जैसे ही इसका क्षरण होता है, दांत में खुरीला कालापन हो जाता है और दांत सर कर निकल जाता है। तो समझ लीजिए कि यही मेन है ऊपरी परत, इनामेल। समझ गए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, देखिए हम इसको मिटा देते हैं। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, और दांत का कौन सा हिस्सा 98% कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये इनामेल ही है, जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है 98%। और एक और बात कि ये डेंटिन जो है ना, डेंटिन देखिए दूसरा वाला भी है, ये वाला हिस्सा, इसको मिटा दें। तो जो डेंटिन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये यही कैल्शियम युक्त संयोजी ऊतक है। यही कैल्शियमों खींच कर, गम मसूड़ा से कैल्शियम खींच कर दांत को प्रदान करता है। यही दांत को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। अगर पूरा चैप्टर एक ही बार पढ़ा दें तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर है, इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता है और इसका कंसेप्ट बहुत डीप में होता है। इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे।